अब आ रही है। हाँ जी, आ रही है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कल हम लोग काटमा गाटा मारू, तोपा मारू और सिल्क पेपर कॉन्स्पिरेसी के बारे में पढ़ चुके थे। आज आगे बढ़ते हैं। देखिए, मुस्लिम लीग। हम देख चुके हैं कि 1885 में कांग्रेस बन चुकी थी और 1905 1905 में बंगाल है उसका विभाजन कर दिया गया था, डिवाइड कर दिया गया था उसे दो टुकड़ों में। अब यहां पर आकर अंग्रेज गेम खेलना स्टार्ट करते हैं और अंग्रेज गेम खेल करके सपोर्ट करते हैं मोम और मोमडन्स में बोला जाता है। तो जो ढाका है वहां के नवाब होते हैं सलीमुल्लाह, जिनको हबीबुल्लाह भी बोला जाता है। ये कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और कॉन्फ्रेंस बुला करके 30 दिसंबर 1906 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग का गठन होता है और इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं वो आगा खां बनते हैं। आगा खां। इसका जो फर्स्ट सेशन होता है ये फर्स्ट सेशन 1908 में अमृतसर में होता है। अमृतसर में ये डिमांड करते हैं अ, अपने लिए सेपरेट इलेक्टोरल। सेपरेट इलेक्टोरल किन के लिए? मुस्लिम्स के लिए। मतलब पृथक निर्वाचक मंडल, या यूं कहूं कि लेजिस्लेटिव असेंबली में जो इलेक्शन होते हैं उनमें रिजर्वेशन मांगते हैं सीट का। तो इनकी ये जैसे ही डिमांड करते हैं 1908 में, 1909 में आता है मार्ले मिंटो रिफॉर्म। यानी मार्ले मिंटो सुधार, और उसमें इनकी इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। दोबारा रिवीजन देखें। मुस्लिम लीग इस बैकग्राउंड पर बनती है कि कांग्रेस पहले बन चुकी होती है और बंगाल को डिवाइड कर दिया होता है। अब बंगाल को डिवाइड कर दिया होता है तो अंग्रेज ये कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह इनके बीच में डिस्प्यूट हो, हिंदू और मुस्लिम, ये कम्युनिज्म फैलाया जाए, संप्रदायवाद फैलाया जाए। तो इसके लिए ढाका के जो नवाब होते हैं सलीमुल्लाह या हबीबुल्लाह, उनको सपोर्ट किया जाता है। वो एक कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं 13 दिसंबर 1906 को 1906 को। इसके पहले मुस्लिम लीग का गठन होता है यहाँ पर और इसके पहले प्रेसिडेंट बनते हैं आगा खां। इसका फर्स्ट सेशन या कॉन्फ्रेंस होती है इसकी 1908 में अमृतसर में। और इस पहली सेशन में ये डिमांड करते हैं अंग्रेजों से उन्हें सेपरेट इलेक्टोरल दिए जाएं लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, यानी निर्वाचन क्षेत्रों का रिजर्वेशन दिया जाए। इनकी इस डिमांड को तुरंत अगले ही साल आने वाले मार्लियामेंटो रिफॉर्म में एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि मार्लियामेंटो सुधार में इनको रिजर्वेशन दिया गया। अब देखिए उसके बाद 1919 आएगा
और यहाँ आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ सिख और साउथ में गैर ब्राह्मण उनको दे दिया जाता है। तो यहाँ पर 1909 में मोमडन्स को और 1919 में सिख को दे दिया जाता है ना। और यही काम 1932 में कम्युनल अवार्ड में जाकर कर दिया जाता है दलितों के लिए, लेकिन बाद में गांधी जी और अंबेडकर के एफर्ट से उसे कैंसिल करा दिया जाता है और कांग्रेस में ही सीट रिजर्व कर दी जाती है। आगे पढ़ेंगे हम वो। पहले मुस्लिम लीग लिखें। मुस्लिम लीग फाउंडर, फाउंडर या संस्थापक टेस्ट करके लिखें। नवाब ऑफ ढाका सलीमुल्लाह ऑब्लिक हबीबुल्लाह। ढाका का नवाब सलीमुल्लाह या हबीबुल्लाह। डेट 13 दिसंबर 1906, 30 दिसंबर 1906। प्लेस यानी स्थान ढाका। फर्स्ट प्रेसिडेंट, प्रथम अध्यक्ष आगा खां। आगा खां। नेक्स्ट पॉइंट लिखें। इन 1908, in 1908 at its Amritsar session, Muslim League demands for separate electoral, which was accepted by the Britishers in Marley Minto reforms of 1909. In Marley Minto reform of 1909। हिंदी में लिखिए। 1908 के अमृतसर अधिवेशन में मुस्लिम लीग द्वारा पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई। पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई, जिसे अंग्रेजों द्वारा 1909 के मार्ली मिंटो सुधार में स्वीकार कर लिया गया। अब देखिए दिल्ली दरबार, दिल्ली कोर्ट। तो दिल्ली कोर्ट लगा था 1911 में। अब 1911 में क्या हुआ था, जब राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करना था, अनाउंस हुआ था उसका, तो इसके लिए यहां पर इंडिया में किंग
जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी, यानी राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी इंडिया आए थे और वो लाल किले से उन्होंने यहाँ के दर्शकों को देखा। आपको नेट पर इसकी फोटो भी मिल जाएगी उस टाइम की। तो इनको यहाँ बुलाया गया, तो इनके स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। तो ये पूछा जाता है दिल्ली कोर्ट किसके वेलकम के लिए किया गया था? तो दिल्ली कोर्ट है जो किंग जॉर्ज फिफ्थ और क्वीन मैरी के लिए आयोजित किया गया था। ठीक है, पहले दिल्ली कोर्ट, दिल्ली दरबार। प्रेस करके लिखें। In 1911, when the capital of India was shifted to Delhi from Calcutta, Delhi court was organized for the welcome of King George V and Queen Mary. By Viceroy Lord Hardinge. By Viceroy Lord Hardinge. हिंदी में लिखिए। 1911 में जब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई, कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई, तो वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग द्वारा किंग जॉर्ज पंचम तथा रानी मैरी स्वागत के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। अब अनऑफिशियली कुछ चीजें बता रहा हूं, लिखना नहीं है। कांग्रेस सेशन आप लोगों ने पढ़े हैं और कांग्रेस सेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये एक्चुअल में जो हुआ था ये 12 दिसंबर को हुआ था, है ना। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। 12 दिसंबर को हुआ था और कांग्रेस का सेशन है जो हमेशा लास्ट पर होता था, 25 दिसंबर के बाद हुआ करता था, है ना। तो यहां पर आप देखेंगे कि 1911 के सेशन में प्रेसिडेंट बनाया गया था कांग्रेस का बिशन नारायण दर को, और यहां पहली बार जनगण मन गाया गया कांग्रेस से मंच से। 1911 में जो जनगण मन गाया गया था, इसका मीनिंग क्या था वो समझ लीजिए। इसका मीनिंग यही था, जनता के, गण देवताओं के मन के अधिनायक, जन गण मन अधिनायक जय हो, मतलब सभी तरह के अधिनायक आपकी जय हो। भारत भाग्य विधाता, भारत के भाग्य विधाता। और उसके बाद राज्यों के नाम आते हैं, पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, अधिनायक जय हो। तो जय हो जय हो जय हो, तो इसका मीनिंग यह था। क्लियर हुआ? अब बाद में इसे अडॉप्ट कर लिया गया है, तो अब इसके लिए जगह इसका मतलब है फ्लैग, नेशनल फ्लैग, ट्राई कलर। तो अब हम अपने राष्ट्र को या अपने ध्वज को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उस समय इसको रिप्रेजेंट करने का मीनिंग किंग जॉर्ज फिफ्थ था। समझ में आया? मीनिंग इसका कुछ और ही है, बस हमने अडॉप्ट कर लिया तो गा रहे। अच्छा, इसके अलावा 1916 का वो आता है जो हम पहले ही कर चुके हैं कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग है जो एक साथ आते हैं,
अब यहां आता है होम रूल लीग या होम रूल मूवमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। होम रूल आंदोलन। पहले होम रूल का मीनिंग क्या है वो समझिए। ये आयरलैंड से लिया गया कंसेप्ट, और आयरलैंड में लीडर थे रेडमांड। उन्होंने आयरलैंड में ये स्टार्ट किया था। इसका मतलब यह है कि आयरलैंड ने ये स्वीकार किया था, हम अंग्रेजों के अंडर रहना चाहते हैं, लेकिन हमें इंटरनल फ्रीडम दी जाए, मतलब अंदर से हम अपना एडमिनिस्ट्रेशन खुद चलाएं और ओवरऑल कंट्रोल अंग्रेज करें। अब एनी बेसेंट है जो कहां से आई थी, वो भी आयरिश महिला थी, आयरलैंड से आई थी। अब आयरिश महिला थी तो उनका भी कंसेप्ट वही था, होम रूल वाला। तो होम रूल मूवमेंट है जो कहां से आया है, आयरलैंड का कंसेप्ट है। मतलब हमें टोटल फ्रीडम नहीं चाहिए, ओवरऑल कंट्रोल अंग्रेज करो और अंदर अंदर का हमें शासन दे दीजिए। इसको होम रूल को दो हिस्सों में बांटा गया। एक बनता है होम रूल लीग, और दूसरा बनता है ऑल इंडिया होम रूल लीग। होम रूल लीग। अब देखिए, होम रूल जो लीग है उसे बनाया तिलक ने, और इसे बनाया एनी बेसेंट। इसकी स्थापना इन्होंने की पुणे में, और इसकी स्थापना की मद्रास में। इन्होंने ये जो होम रूल लीग बनाया, ये यूं कहूं होम रूल लीग का, तो इसका इन्होंने प्रेसिडेंट बनाया जोसेफ बैप्टिस्टा, और इसके लिए इन्होंने सेक्रेटरी बनाया, सचिव, वो बनाया था केलकर को। इन्होंने अध्यक्ष किसी को नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने सेक्रेटरी बनाया जो थे जॉर्ज अरुंडेल। जॉर्ज अरुंडेल। अब इनके पास जो एरिया था, वो एरिया था कर्नाटक, महाराष्ट्र और एमपी। उस समय एमपी को मध्य प्रांत बोला जाता था। अब महाराष्ट्र में से मुंबई को छोड़ दें, बस मुंबई को छोड़ना है, तो ये एरिया था तिलक के पास, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रांत। उसमें से मुंबई को छोड़ दें, और जो एनी बेसेंट है उनके पास था इस एरिया को छोड़कर बाकी ऑल इंडिया। ऑल इंडिया, लेकिन उसमें से कौन सा एरिया छोड़ना है, जो तिलक के पास था। इस एरिया में इनको फैलाना था होम रूल मूवमेंट। तो क्लियर हुआ, होम रूल मूवमेंट का कंसेप्ट आयरलैंड से लिया है। इसकी शुरुआत की थी आयरिश लीडर रेडमांड द्वारा। इंडिया में एनी बेसेंट का ये कंसेप्ट था। ध्यान रखना, एनी बेसेंट कभी भी कंप्लीट फ्रीडम या कंप्लीट इंडिपेंडेंस के फेवर में नहीं थी। एनी बेसेंट कभी नहीं चाहती थी कि इंडिया अंग्रेजों से फ्री हो, है ना। वो ये चाहती थी कि अंग्रेज यहां रहें, ओवरऑल कंट्रोल करें, लेकिन इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन है जो इंडियंस को दे दें। याद रखना है बिल्कुल। होम रूल मूवमेंट किस किस के द्वारा चलाया गया, तिलक और एनी बेसेंट। तिलक और एनी बेसेंट। ये जो होम रूल लीग बना था, ये अप्रैल बना था 1916, और इसके 5 मंथ लेटर, 5 महीने बाद एनी बेसेंट का बना था सितंबर 1916 को।
और इसी के बाद आप लोग देखेंगे कि 1916 को लखनऊ पैक्ट होता है, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग, गरमदल रमदल सब एक जगह आ जाते हैं। तो एनी बिसेंट का एरिया था, मतलब इन्होंने बनाया, फाउंडेशन की इसकी मद्रास में, ऑल इंडिया एरिया था इनके एरिया को छोड़कर। अब एनी बिसेंट ने इसके प्रचार के लिए वो न्यूज़पेपर यूज किए थे, जो इनके खुद के न्यूज़पेपर थे जिनको ये पब्लिश करती थी। वो पूछे जाते हैं, एक है न्यू इंडिया और दूसरा है कॉमनवेल्थ। जो न्यू इंडिया है वो डेली था और ये था वीकली। न्यूज़पेपर थे एनी बिसेंट के, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। न्यू इंडिया था जो डेली पब्लिश होता था, कॉमनवेल्थ वीकली पब्लिश होता था। अब यही आपको एक नाम बता दूं, न्यूज़पेपर यंग इंडिया भी था, और यंग इंडिया गांधी जी का था। यहीं ब्रैकेट में कहीं लिखा दूंगा, तो यंग इंडिया और न्यू इंडिया में कंफ्यूजन ना हो। न्यू इंडिया एनी बिसेंट का था और यंग इंडिया था महात्मा गांधी का। अब इसके बाद में ये मूवमेंट चलता रहता है। अब चलने के बाद में अंग्रेज हैं जो चारों तरफ प्रेशर झेलने के बाद में मॉन्टेग्यू मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन आता है। यानी मॉन्टेग्यू घोषणा। अब ये मॉन्टेग्यू जो घोषणा है ये आती है 20 अगस्त। इसमें डेट पूछ ली जाती है कई बार, 1917 को। तो 20 अगस्त 1917 को आती है। अब मॉन्टेग्यू कौन होते हैं ये समझिए। आप देखेंगे मार्ले मिंटो रिफॉर्म, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म, ये आप सुनते हैं। मैंने बताया कि इंडिया में वायसराय होता था और उसके ऊपर सॉरी लंदन में, एक लंदन में इंडिया सेक्रेटरी हुआ करता। जो इंडिया सेक्रेटरी हुआ करता था उसका नाम पहले लिया जाता था और उसके बाद में वायसराय का नाम ले लिया जाता था। जैसे मार्ले मिंटो, तो मार्ले उस समय कौन था, इंडिया सेक्रेटरी था, और वायसराय कौन था, मिंटो था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पढ़ेंगे तो मॉन्टेग्यू कौन था, इंडिया सेक्रेटरी था, और चेम्सफोर्ड कौन था, यहां का वायसराय था। क्लियर हुआ। अब मॉन्टेग्यू कौन था, इंडिया सेक्रेटरी था, और उसने डिक्लेरेशन दी, मतलब एक घोषणा, अनाउंसमेंट किया एक उसने, हम इंडियंस को अकाउंटेबल, गवर्नेंस के स्टेप उठाएंगे, यानी उत्तरदायी शासन। और इसमें अकाउंटेबल की जगह रेस्पॉन्सिबल वर्ड भी हो सकता है, लेकिन अकाउंटेबल ज्यादा सटीक वर्ड है। उत्तरदायी शासन के लिए हम स्टेप उठाएंगे। और ऐसा इन्होंने बोला, और ऐसा इन्होंने बोलने के बाद में होम रूल मूवमेंट है जो एनी बिसेंट ने वापस ले लिया। और इसी का असर था 1919 का मार्ले मिंटो सॉरी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इसी के रिजल्ट की वजह से आया था कि मॉन्टेग्यू ने डिक्लेरेशन दे दिया था कि हाँ हम ऐसे स्टेप उठाएंगे, और इस स्टेप को उठाने के लिए ही 1919 का रिफॉर्म आया था। यहां तक क्लियर, किसी को डाउट? अब देखिए यहां से आप है ना सीक्वेंस याद करना स्टार्ट कर दीजिए कि कौन सा इंसिडेंट पहले हुआ और कौन सा उसका इंपैक्ट था। कि एग्जाम में वो 3 से 4 इंसिडेंट देगा और उनका सीक्वेंस पूछेगा। जैसे रोलेट एक्ट पहले आया, या जलियांवाला कांड पहले हुआ, या 1919 का रिफॉर्म पहले आया, या मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन पहले आई। तो 4-5 वो दे देगा सीक्वेंस, और सीक्वेंस पूछेगा कि पहले कौन सा हुआ फिर कौन सा हुआ। यहां होम रूल में कोई डाउट? लिखें, होम रूल मूवमेंट, होम रूल आंदोलन। आप लोगों को बोरिंग तो नहीं लग रहा होगा हिस्ट्री? फर्स्ट पॉइंट लिखें,
द कंसेप्ट इज टेकन फ्रॉम आयरलैंड, द कंसेप्ट ऑफ दिस मूवमेंट इज टेकन फ्रॉम आयरलैंड। इस आंदोलन का विचार आयरलैंड से लिया गया है। वेयर वेयर रेडमांड रेडमांड वॉज द पायोनियर, जहां की रेडमांड इसके प्रारंभकर्ता थे या जनक थे। और ये रेडमांड को अंडरलाइन कर लीजिएगा। देन लिखिए सेकंड, एनी बेसेंट was not in favor of complete independence या total independence। एनी बेसेंट पूर्ण स्वतंत्रता की समर्थक नहीं थी। नेक्स्ट पॉइंट, इट वॉज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, इसे दो भागों में विभक्त कर लिया गया था। इसी तरह से पेज के दो टुकड़े कर लीजिए, बीच से लाइन खींचकर। एक तरफ लिखिए होम रूल लीग, सेकंड ऑल इंडिया होम रूल लीग। टाइम लिख लीजिए इसका, अप्रैल 1916, अप्रैल 1916, और इसका सितंबर 1916, सितंबर 1916। इस तरफ लिख लीजिए फाउंडर बाल गंगाधर तिलक, यानी संस्थापक बाल गंगाधर तिलक, और यहां फाउंडर यानी संस्थापक एनी बेसेंट। यहां प्लेस या स्थान लिखिए पुणे, और यहां प्लेस मद्रास। यहां लिखिए प्रेसिडेंट जोसेफ बैप्टिस्टा, और सेकंड सेक्रेटरी या सचिव तिलकर। इधर लिख लीजिए सेक्रेटरी जॉर्ज अरुंडेल, जॉर्ज अरुंडेल। यहां लिखिए कंसर्न्ड एरिया, संबंधित क्षेत्र, कर्नाटक कोमा महाराष्ट्र। अब ब्रैकेट में लिखिए एक्सेप्ट मुंबई, मुंबई छोड़कर, ब्रैकेट में मुंबई छोड़कर। और थर्ड मध्य प्रांत, और हिंदी में भी मध्य प्रांत ही लिखिए, ब्रैकेट में एमपी कर लीजिए।
मध्य प्रांत या मिडिल प्रोविंस, इधर यहां कंसर्न्ड एरिया लिखिए। ऑल इंडिया ब्रैकेट में एक्सेप्ट द एरिया ऑफ तिलक, संपूर्ण भारत ब्रैकेट में तिलक के क्षेत्र छोड़कर। अब एक लाइन का स्पेस देखकर अब लिखिए, एनी बिसेंट used its newspapers use her newspapers for its promotion oblique awareness। एनी बिसेंट ने अपने समाचार पत्रों का इस्तेमाल किया इसके प्रचार या जागरूकता के लिए। और उसके न्यूज़पेपर लिख लीजिए न्यू इंडिया, न्यू इंडिया डैश करके डेली या दैनिक, और कॉमनवेल साप्ताहिक या वीकली। और ये जो कॉमनवेल है ना, ये तो रट लीजिएगा ये किसका है, क्योंकि न्यूज़पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं आप लोगों। अब कहीं ब्रैकेट में या पेज के ऊपर लिख लीजिए यंग इंडिया न्यूज़पेपर बाय महात्मा गांधी, या यंग इंडिया समाचार पत्र गांधी जी द्वारा प्रकाशित किया गया था। अब देखिए मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन के बाद इन्होंने विड्रॉ कर लिया था, तो लिखे नीचे इसमें दिस मूवमेंट was withdrawn by the Annie Besant. This movement was withdrawn by Annie Besant after the Montague Declaration of 20th August 1917. In which it was stated that accountable governance will be handed over to Indians. Accountable governance will be handed over to Indians. 20 अगस्त 1917 की मॉन्टेग्यू घोषणा के बाद 20 अगस्त 1917 की मॉन्टेग्यू घोषणा के बाद एनी बेसेंट ने आंदोलन वापस ले लिया। मॉन्टेग्यू घोषणा में भारतीयों को उत्तरदायी शासन प्रदान करने की बात कही गई। उत्तरदायी शासन प्रदान करने की बात कही गई। अब आप लोगों ने जहां मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन में ये डेट लिखी है उस डेट को अंडरलाइन कर लें, और अकाउंटेबल गवर्नेंस यानी उत्तरदायी शासन इनको अंडरलाइन कर लें।
ये दोनों नाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मोंटेग्यू डिक्लेरेशन मतलब अकाउंटेबल गवर्नेंस। अब देखिए, जैसे ही ये मोंटेग्यू डिक्लेरेशन आई, घोषणा आई, तो इसका इंपैक्ट होना था। एनी बेसेंट ने तो वापस विड्रॉ कर लिया, तो अब बाकी इसका क्या होना था वो चीज समझिए। तिलक का एक स्टेटमेंट यहां पर है बहुत अच्छा, और वो बहुत पूछा जाता है। तिलक ने इस डिक्लेरेशन को सूर्य विहीन उषा काल कहा, मतलब सनलेस डाउन, मतलब ऐसी मॉर्निंग, ऐसी सुबह जिसमें सूरज ही नहीं है, मतलब अनसर्टेन था, कुछ भी इसमें क्लियर नहीं था। सूर्य विहीन उषा काल या सनलेस डाउन बाल गंगाधर तिलक ने किसको बोला? वो बोला था मोंटेस्क्यू डिक्लेरेशन। यहां दूसरा एक आता है, एक लीडर होते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी है वो इसका वेलकम करते हैं, वो कहते हैं कि ये बहुत अच्छी चीज है, वो इसका वेलकम करते हैं। और वेलकम करने के बाद में ये का कांग्रेस के साथ मतभेद हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है। डिस्प्यूट होने के बाद में ये एक ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन, अखिल भारतीय उदारवादी संघ, संघ बना लेते हैं। और ये कांग्रेस में सेकंड डिवाइडेशन या बाइफर्केशन था। इससे पहले 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के दो हिस्से हो गए थे, गरम दल और नरम दल। तो दूसरा डिवाइडेशन हो गया था कब? 1917 में। कौन सा हो गया था? इन्होंने जो ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन है जो 1918 में बनाया था। तो अब कौन सा नया बन गया था? लिबरल्स का, लिबरल्स का। और इन लिबरल्स ने इसको मैग्ना कार्टा कहा, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। लिबरल्स हैं जो उदारवादी हैं, उन्होंने मैग्ना कार्टा किसे कहा भारत का? मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन को। यहां दो स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गए। एक तो तिलक ने इसको बोला सनलेस डाउन, मतलब सूर्य विहीन उषा काल। और दूसरा मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोला लिबरल्स ने। लिबरल्स कौन थे? लिबरल्स वो थे जो सेकंड बाइफर्केशन हुआ कांग्रेस में, विभाजन हुआ कांग्रेस में, किसकी लीडरशिप में? सुरेंद्र नाथ बनर्जी की लीडरशिप। हो गए हैं? लिखें, लिखें। मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन, मॉन्टेग्यू घोषणा, और ब्रैकेट में डेट डाल दीजिए 20 अगस्त 1917। तिलक stated it as sunless dawn, तिलक ने इसे सूर्य विहीन उषा काल कहा। और अंडरलाइन कर लीजिएगा इस पूरे सेंटेंस को। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, लिबरल्स कॉल्ड इट द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। उदारवादियों ने इसे
भारत का मैग्ना कार्टा कहा। सो तो द सेकेंड डिवाइडेशन या बाइफर्केशन इन कांग्रेस taken place in 1918 under the leadership of Surendranath Banerjee, under the leadership of Surendranath Banerjee, and they founded All India Liberal Federation in 1918. उदारवादियों ने इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा तथा कांग्रेस में उदारवादियों के नेतृत्व में दूसरा विभाजन हो गया, जिसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में अखिल भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना 1918 में की गई। अब कोई मुझे बताएगा कि मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मैग्ना कार्टा क्या है? देखिए 1215 की बात है। इंग्लैंड में पहले राजा है जो अपनी मर्जी से डिसाइड करता था। राजा ने बोल दिया इसको सजा दो तो उसे सजा दे दो, इसे फांसी दो तो फांसी दे दो। तो 1215 में किंग जॉन ब्रिटेन का, इंग्लैंड का राजा था और उसने पहली बार जनता को कुछ राइट दिए थे, वो भी रिटर्न में। जनता को कुछ राइट दिए थे रिटर्न में, आपके ये राइट रहेंगे, मतलब आप ये काम कर सकते हो, तो आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, ये आपके राइट हैं। और उस डॉक्यूमेंट को जिस पर किंग जॉन ने साइन करके ये राइट्स किए थे, उसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो मतलब राइट्स की शुरुआत देखा जाए तो ऑफिशियली वहां से स्टार्ट होती है। जब भी कहीं राइट की बात आती है या किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि जैसे बोला जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये मैग्ना कार्टा था, भारत के लिए मैग्ना कार्टा था, मतलब कोई इंपॉर्टेंट ऑफिशियली पावर कहीं मिल रही है तो उसे मैग्ना कार्टा को ही नाम लिया जाता है बार बार। तो मैग्ना कार्टा का बेसिकली क्या था, 1215 में किंग जॉन ने जिस डॉक्यूमेंट को साइन किया था उसमें पब्लिक को राइट्स दिए गए थे, उसको मैग्ना कार्टा बोला गया था। क्लियर है? अब यहां एक सेंटेंस लिखिए, टू फुलफिल टू फुलफिल द Montesquieu डिक्लेरेशन Montesquieu-Chelmsford Reform of 1919 was announced। हिंदी में लिखें, मॉन्टेग्यू घोषणा को पूरा करने के लिए 1919 में
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाए गए। अब आपको क्लियर हो गया कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म क्यों आया था, क्योंकि मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन थी के एवज में आया। 1909 के एक्ट में हम पढ़ चुके हैं मार्लेमेंटो रिफॉर्म के बारे में, कि मार्लेमेंटो में क्या था, मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरल दिया गया था। यहां हम पढ़ते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। कौन से साल का है, 1919 का। इसके स्पेशल फीचर समझें पहले तो। यहां पर दो चीजें हुई थी, कुछ चेंज हुए थे सेंटर लेवल पर, केंद्र के स्तर पर, और कुछ चेंज हुए थे स्टेट लेवल पर, राज्य के स्तर। ठीक है, अब यहां पर दो तरह की चीजें बनाई गई। तो प्रांतों में ये जो स्टेट्स हैं, इनमें पहली बार डियाची स्टार्ट है, डियाची स्टार्ट हुआ, यानी द्वैध शासन। सबसे पहले डियाची या द्वैध शासन जन्मदाता कौन था, वो था लाओनिस कार्टिस। ये पूछा जाता है, कर्टिस या कार्टिस। अब द्वैध शासन में क्या होता है, दो तरह के सब्जेक्ट रखे जाते हैं, दो तरह के सब्जेक्ट रखे जाते हैं। मतलब एक तो होता है रिजर्व, आरक्षित, और दूसरा होता है ट्रांसफरेबल, यानी हस्तांतरित। अब इसका मतलब समझिए, द्वैध शासन का मतलब है एक ही जगह पर दो लोग शासन करेंगे। अब दो लोग कौन से शासन करेंगे, अंग्रेज भी शासन करेंगे और इंडियंस भी शासन करेंगे। क्लियर है, दोनों रूल करेंगे। अब रिजर्व तो वो हैं जो अंग्रेजों ने अपने पास रख लिए, और ट्रांसफर्ड वो हैं जो इंडियंस को दे दिए। तो अब अंग्रेज अपने पास कौन सा रखते हैं, अंग्रेज अपने पास रखेंगे फाइनेंस, डिफेंस, फॉरेन मैटर्स, और इंडियंस को कौन सा दे देंगे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे मेडिकल रिलेटेड हो गया, उसके अलावा एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया, तो वो लोकल इंडियंस को सौंप दिया। स्टेट लेवल पर तो क्या हुआ, डियाची स्टार्ट हुआ, द्वैध शासन स्टार्ट हुआ। मतलब ओवरऑल कंट्रोल अंग्रेजों के पास था, और उनके पास कौन से सब्जेक्ट, रिजर्व, आरक्षित, और ट्रांसफरेबल किसके लिए थे, इंडियंस के लिए थे। सेंटर लेवल पर इसी तरह से सेंटर लेवल पर डुअल हाउस कर दिया गया, यानी कि यहां की जो पार्लियामेंट है केंद्र की, उसमें दो हाउस होंगे। कौन कौन से, काउंसिल ऑफ द स्टेट्स, और दूसरा लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी विधानसभा और राज्यसभा। ध्यान रखना है, पहले पार्लियामेंट में लोकसभा नहीं थी, कौन सा वर्ड था, विधानसभा था। विधानसभा जो आजकल राज्यों में होती है, उसे यहां बोला जाता था विधानसभा। पहले दो तरह के चेंज हुए, सेंटर लेवल पर ड्यूअल हाउस कर दिया गया, दो हाउस कर दिए। एक राज्यसभा जहां पर स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव बैठेंगे, यानी राज्य के प्रतिनिधि कहां बैठेंगे, यहां पर। और दूसरा हो गया लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, जो कानून बनाने का काम करेगी। और राज्य पर क्या हुआ, राज्य में वही ड्यूअल वर्ड आ जाएगा, ड्यूअल गवर्नेंस या डियाची स्टार्ट कर दिया गया।
डीआरजी में क्या किया था, रिजर्व ने रख लिए थे, अंग्रेजों ने अपने पास रखे थे, और ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट्स हैं जो इंडियंस को हैंड ओवर कर दिए गए थे। सबसे बड़ा चेंज तो ये था। सेकंड चेंज आता है रिजर्वेशन ऑफ इलेक्टोरल्स। अब यहां पर सिख को दे दिया गया, और महाराष्ट्र सॉरी मद्रास में नॉन ब्राह्मण, गैर ब्राह्मणों को दे दिया गया। अब आपको ये याद रखना है, रिजर्वेशन मुस्लिम्स को कब दिया था, 1909 में। सिख और गैर ब्राह्मणों को मद्रास में कब दिया था, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। यहां तक क्लियर है? किसी का कोई डाउट? अब देखिए यहां पर इसमें एक क्लोज और शामिल किया गया था, वो क्लोज ये था, एवरी 10 ईयर्स, हर 10 साल बाद इसके लिए कमेटी बनेगी, और वो कमेटी ये चेक करेगी कि जो इंडियंस को ये जो रिफॉर्म किया गया है, इसमें क्या क्या चेंज की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या बेनिफिट हुए, आगे इसे बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। और इसी की जांच करने के लिए साइमन कमीशन बना था, इसमें साइमन गो बैक के नारे लगे थे। क्लियर है? साइमन कमीशन बना था इसी के लिए, साइमन गो बैक के नारे लगे थे। अब आप यहां पूछोगे, वो आगे भी बताऊंगा, 1919 में बनाई है, ये 1929 में बनना चाहिए था, 1929 में, लेकिन ये इंडिया में 1928 को ही आ गया था, क्योंकि वहां 29 में इंग्लैंड में इलेक्शन होने थे, तो इसलिए इसको एक साल पहले ही इंडिया भेज दिया गया था, क्योंकि नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट इलेक्शन में बिजी रहती। जैसे देखिए, मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन, मॉन्टेग्यू घोषणा की वजह से आया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की वजह से आया था साइमन कमीशन। सीक्वेंस याद हुआ? यहां अब किसी का कोई डाउट? लिखें, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। फर्स्ट पॉइंट लिखें, चेंजेस एट सेंटर लेवल, केंद्रीय स्तर पर परिवर्तन। डैश करके लिखें, पार्लियामेंट changed into dual house, one is council of the states, and second is legislative assembly। हिंदी में लिखिए, केंद्र स्तर पर परिवर्तन, पहला संसद को द्विसदनीय बना दिया गया, द्विसदनीय। फर्स्ट, हिंदी में भी बेटा यही लिखना है, काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट, फिर ब्रैकेट में राज्यसभा लिखना। ब्रैकेट में राज्यसभा तथा लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा। अब 2 नंबर लिखिए, चेंजेस एट द लेवल ऑफ स्टेट, राज्य के स्तर पर परिवर्तन। The achieve was
implemented at state level. केंद्र राज्य स्तर पर द्वैध शासन प्रारंभ कर दिया गया, द्वैध शासन प्रारंभ कर दिया। यहीं ब्रैकेट में लिखिए, द फादर ऑफ डियाची वॉज लाउनिस कर्टिस। लाउनिस कर्टिस, हिंदी में लिखिए ब्रैकेट में, द्वैध शासन का जनक लाउनिस कर्टिस था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन डियाची two types of subjects were there. One, reserved subjects like finance, law and order, famine, were controlled by the Britishers. Were controlled by the Britishers. अब ब्रिटिशर्स के ब्रैकेट में लिख लीजिए, गवर्नर एंड इट्स काउंसिल, इट्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल, गवर्नर एंड इट्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल। हिंदी में लिखिए, द्वैध शासन में दो तरह के विषय शामिल थे। पहला, आरक्षित विषय जैसे वित्त, कानून व्यवस्था, अकाल आदि अंग्रेजों के पास थे। अब ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, गवर्नर तथा उसकी कार्यकारिणी में, गवर्नर तथा उसकी कार्यकारिणी में। सेकंड लिखें, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ, लोकल सेल्फ गवर्नेंस, were transferred oblique handed over to Indians. दूसरा लिखिए, हस्तांतरित विषय जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, आदि भारतीयों को हस्तांतरित कर दिए गए। यहां मैं आप लोगों को एक चीजें समझा दूं आगे के टॉपिक समझने के लिए। जब हम 1935 का एक्ट पढ़ेंगे आगे चल के बाद 1935 का एक्ट आएगा, जब हम उसे पढ़ेंगे तो ध्यान रखना, यहां डियाची यहां खत्म कर दिया जाता है, यहां भी ड्यूअल हाउस कर दिए जाते हैं, स्टेट में भी क्या कर दिए जाते हैं, ड्यूअल हाउस। तो अभी तक स्टेट में क्या हो रहा था, स्टेट में अंग्रेज भी कंट्रोल कर रहे थे और इंडियंस भी कंट्रोल कर रहे थे। 1935 के एक्ट में क्या होता है, यहां पर अंग्रेज हट जाते हैं, अंग्रेज यहां से बिल्कुल हट जाते हैं और स्टेट पूरी तरह किसके कंट्रोल में होते हैं, पूरी तरह से इंडियंस के कंट्रोल में हो जाते हैं। तो मतलब डियाची या द्वैध शासन खत्म हो जाएगा और वहां पर ड्यूअल हाउस, शासन सॉरी द्विसदन स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे यहां पर पार्लियामेंट में दो हाउस बनाए थे, ऐसे ही स्टेट में दो हाउस बन जाएंगे, स्टेट में दो हाउस बन जाएंगे और कंट्रोल किसके पास आ जाएगा, इंडियंस के पास, 1935 के एक्ट में। इस तरह से करके पहले इंडियंस को थोड़ा सा ट्रांसफर किया,
और 1935 में फिर स्टेट ट्रांसफर कर दिए, बस सेंटर अंग्रेजों के पास रह गया था। इसके अलावा यहां पर आप देखें कि आपने पढ़ा फाइनेंस, वित्त किसके पास था? अंग्रेजों के पास था। अब एजुकेशन और जैसे मेडिसिन, ट्रीटमेंट, हेल्थ, ये सारे इनको दे दिए गए इंडियंस को। अब बिना पैसे ये क्या कर पाएंगे? तो इस तरह करके ये कोई बेनिफिट इंडियंस को नहीं हो पाया था। यही एक अगला पॉइंट लिखिए, रिजर्वेशन ऑफ इलेक्टोरल्स was given to Sikh in Punjab, was given to Sikh in Punjab and non-Brahmins in Madras. हिंदी में लिखिए, निर्वाचक मंडलों का आरक्षण या पृथक निर्वाचक मंडल पंजाब में सिखों को और मद्रास में गैर ब्राह्मणों को दे दिया गया। और ये सिख और गैर ब्राह्मण अंडरलाइन कर लीजिएगा या पेज के ऊपर कहीं लिख लीजिए। 1909 मुस्लिम रिजर्वेशन और 1919 सिख और गैर ब्राह्मण, पेज के ऊपर लिख लीजिए। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1909 में मुस्लिम हो गया और 1919 में सिख और गैर ब्राह्मण हो गया। अच्छा, अब इसमें 1909 और 1919 के एक्ट का नाम भी याद रखना है। कई बार वो ईयर नहीं पूछेगा, एक्ट पूछ लेगा। तो 1909 का एक्ट था मार्ले मिंटो रिफॉर्म, मार्ले मिंटो सुधार, और 1919 का है मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसी में, it has a provision that it has a provision that after 10 years a inquiry commission will be formed an inquiry commission will be formed which will inquire its progress। इसमें एक प्रावधान था कि 10 वर्ष बाद इसके विकास की जांच के लिए एक आयोग गठित किया जाएगा। तो साइमन कमीशन वाज फॉर्म्ड। इसलिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। अब क्लियर हो गया साइमन कमीशन क्यों आया था? इसके इंपैक्ट की वजह से आया था। यहां तक किसी का कोई डाउट है तो बताएं। कैपेसिटी बची हुई होगी अभी तो। टाइम मूव लिए। अब उसके बाद पढ़ते हैं रॉलेट। 1990। अब ध्यान रखिएगा, अब आपका टेस्ट चालू समझिए। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीक्वेंस। सबसे पहले पढ़ लिया मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन, उसके बाद पढ़ लिया मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म,
अब उसके बाद आता है रॉलेट एक्ट। अब रॉलेट एक्ट एक 1917 में सर सिडनी रॉलेट की लीडरशिप में एक कमेटी बनाई गई थी। वो कमेटी इसलिए बनाई गई थी कि वो ये इंक्वायरी कर सके कि इंडिया में जो एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज या टेररिस्ट एक्टिविटीज, मिलिटेंट एक्टिविटीज जो अंग्रेज क्रांतिकारियों को यहाँ बोलते थे, वो इतनी बढ़ गई हैं, तो वो क्यों बढ़ी हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है। तो इसकी रिकमेंडेशन पर रॉलेट एक्ट पास, एक बिल पास हुआ, रॉलेट एक्ट। अब इस रॉलेट एक्ट का जो टाइम पीरियड था वो 3 ईयर रखा गया था, और इसमें मजिस्ट्रेट को एक पावर दी गई, वो किसी भी सस्पेक्ट पर्सन को जेल में डाल सकता था, किसी भी सस्पेक्ट पर्सन को जेल में डाल सकता था विदाउट लिमिट। कोई टाइम लिमिट नहीं थी वो कितने दिन तक डाल सके। इस वजह से इस एक्ट को ब्लैक लॉ, काला कानून कहा गया। और इसके लिए बहुत एक अच्छा सेंटेंस आता है, बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून। विदाउट एडवोकेट, यानी इसमें कोई वकील नहीं कर सकते आप। विदाउट अपील, इसमें आप अपील नहीं कर सकते किसी भी कोर्ट में, उसने उसको अरेस्ट कैसे कर लिया। विदाउट दलील, मतलब आप अपना खुद का जो एस्पेक्ट है या खुद का व्यू है वो नहीं रख सकते कि ये ऐसा था वैसा था। तो मतलब इसमें कोई भी प्रोविजन नहीं बचा था। मजिस्ट्रेट को फुल पावर है, वो किसी भी सस्पेक्ट को उठाए और जेल में डाल दे। इसके खिलाफ कोई अपील करने का कोई प्रोविजन नहीं किया गया था। और इस रॉलेट एक्ट का एफर्ट ही था, मतलब रिएक्शन था, उसके बाद में एजिटेशन स्टार्ट हो गए थे और जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। लिखें, रॉलेट एक्ट 1919। रॉलेट एक्ट नीचे लिखें, टू कंट्रोल द वायलेंस एंड एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज, एक्सट्रीमिस्ट ऑब्लिक मिलिटेंट एक्टिविटीज इन इंडिया a committee was formed in 1917 under Sir Sidney Rowlatt. After the recommendation of this committee, Rowlatt Act was passed in 1919. On 18th March, 18th मार्च याद नहीं रखना है, सीक्वेंस के लिए जरूरी रहेगा। ये साल के स्टार्टिंग में आ गया था। हिंदी में लिखिए, भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए सर सिडनी रॉलेट, सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में 1917 में एक कमेटी गठित की गई।
जिसकी सिफारिशों पर जिसकी सिफारिशों पर 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, इट वॉज फॉर 3 years। यह 3 वर्षों के लिए जारी किया गया। बाय दिस एक्ट, नेक्स्ट पॉइंट, बाय दिस एक्ट a magistrate can put by this act a magistrate can put any suspect person behind the bars for unlimited tenure, unlimited period। हिंदी में लिखिए, इस कानून के तहत कोई मजिस्ट्रेट किसी संदेहास्पद व्यक्ति को, कोई मजिस्ट्रेट किसी संदेहास्पद व्यक्ति को अनंत काल के लिए जेल में डाल सकता था। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, देयर वॉज नो प्रोविजन फॉर अपील, देयर वॉज नो प्रोविजन फॉर अपील, so it was called black law or a law of without advocate, without appeal and without open vision। में लिखिए, क्या लिखा दिया था, हाँ, इसमें अपील करने का कोई प्रावधान नहीं था, इसलिए इसे काला कानून या बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। अब जलियांवाला हत्याकांड, जलियांवाला जो हत्याकांड है वो कब होता है? अप्रैल 1990, 13 अप्रैल 1919 को। ये वैसाखी का दिन होता है। यहां याद रखना है, जो रॉलेट एक्ट आया था वो 18-19 को आया था, यानी 18 मार्च 19 को, और मार्च के बाद ये घटना है अप्रैल की। तो अब जलियांवाला हत्याकांड आता है। यहां 2 पर्सन होते हैं, डॉक्टर सैफुद्दीन चिलू और दूसरे होते हैं सतपाल, डॉक्टर सतपाल।
ये दोनों विरोध कर रहे थे और इनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया पंजाब में। पंजाब ने पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया। अब यहां पर दो नाम आएंगे, एक नाम आएगा ओ डायर और दूसरा आएगा आर डायर। ओ डायर था जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था, लेफ्टिनेंट गवर्नर था कहां का, पंजाब का। लेफ्टिनेंट गवर्नर को हिंदी में बोले तो उपराज्यपाल, कहां का था, पंजाब का। और आर डायर था वो ब्रिगेडियर जनरल था आर्मी का। अब देखिए, ओ डायर के आदेश पर इनको अरेस्ट कर लिया गया, इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। तो उसके बाद में माहौल और गर्मा गया, पुलिस में और जनता के बीच में आपस में झड़प हुई और उसमें कई लोग मारे गए। तो अब क्या हुआ कि अमृतसर का जो, ये घटना कहां की है, अमृतसर की है। तो अमृतसर का एडमिनिस्ट्रेशन आर्मी के ऑफिसर ब्रिगेडियर जनरल आर डायर को दे दिया गया। अब एक व्यक्ति नाम आता है जो हंसराज नाम का एक आदमी है, ये एक सभा बुलाता है और ये सभा कहां बुलाता है, जलियांवाला बाग में, जलियांवाला गार्डन में एक सभा बुलाता है। सभा कब बुलाता है, 13 अप्रैल को, बैसाखी के दिन। वहां पर जाकर भीड़ इकट्ठा हो जाती है। बाद में ये व्यक्ति जब हत्याकांड हो गया था तो ये खुद सरकारी वकील बन गया था, खुद को बचा लिया इसने और सरकारी वकील बन गया था कि सरकार की मदद कर दूं, खुद तो बच जाऊंगा। यहां पर एक सीक्वेंस याद रखना है कि 13 अप्रैल को यह घटना होती है और वहां पर चारों तरफ से दीवार, बड़ी बड़ी दीवार होती है, गेट बंद कर देते हैं अंग्रेज और ओपन फायर कर देते हैं, अंधाधुंध गोलियां चलती हैं। वहां पर गवर्नमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उस जगह 379 लोग तो मरे और 1200 घायल हुए। ये अंग्रेजों की रिपोर्ट है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्चुअल में ये कितनी ज्यादा होगी। तो वहां मतलब कम से कम नहीं तो 1000-2000 लोग मर गए होंगे और घायल वुंडेड और भी ज्यादा होंगे। ये रिपोर्ट गवर्नमेंट ने कर दी गई। अब होता है यहां एक सीक्वेंस आता है कि ओ डायर, ओ डायर को ऐसे याद रखिएगा, ऑर्डर देने वाला, ओ फॉर ऑर्डर, इसने तो दिया ऑर्डर। और आर को ऐसे याद रखिएगा जैसे रिसीव करने वाला हो, रिसीवर। ओ डायर ऑर्डर देने वाला और आर डायर रिसीव करने वाला। अब वहां गोली किसने चलाई, ओ डायर ने ऑर्डर दिया और आर डायर ने गोली चला दी। फिर याद आ गया। तो ओ डायर ऑर्डर देने वाला बड़ा अधिकारी था और आर डायर छोटा अधिकारी था। चीज क्लियर हो गई यहां तक। अब उसके बाद देखिए कि ये बंदा है जो क्या नाम है, तो उसको आगे बताता हूं अभी। कमेटी जो, इसके बाद में क्या है, कमेटी गठित होती है। कमेटी गठित होने के बाद में रिपोर्ट आती है। यहां मैं आपको समझा दूं कि जो आर डायर है, आर डायर है उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है, नौकरी से निकाल दिया जाता है। ब्रिटेन में जाकर इसका बहुत वेलकम होता है, बहुत ज्यादा वेलकम होता है इसका। अब ये जो ओ डायर है ये रिटायरमेंट के बाद लंदन पहुंच जाता है। 1940 में सरदार ऊधम सिंह वो लंदन में जाकर इसको मार देता है, क्योंकि इसके पेरेंट्स को मार दिया गया था जलियांवाला हत्याकांड में। तो ये उसका बदला लेने के लिए ओ डायर को जाकर मारता है, कहां पर, लंदन में, 1940 में। यहां तक चीजें क्लियर है, कोई डाउट लिखें। जलियांवाला मैसेकर या जलियांवाला हत्याकांड, डेट लिखें 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, ऑन द डे ऑफ वैसाखी, वैसाखी के दिन
अब सबसे पहले लिखें बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि। बैकग्राउंड में क्या था? टू लीडर्स, टू लीडर्स, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सतपाल। सैफुद्दीन किचलू and Dr. Satpal were arrested by the police and people opposed रीजन। दूसरा लिखिए रीजन या कारण। कारण क्या था? एजिटेशन ऑब्लिक अपोज, एजिटेशन ऑब्लिक अपोज ऑफ रॉलेट एक्ट। इसका कारण क्या था? रॉलेट एक्ट का विरोध। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, अ मीटिंग was organized on 13th April 1919 in Jallianwala Garden of Amritsar by Hansraj, who later became गवर्नमेंट विटनेस। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में हंसराज नामक व्यक्ति द्वारा एक सभा बुलाई गई। जो बाद में सरकारी वकील बन गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब ओ डायर, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब ओ डायर ordered to Brigadier General R. Dyer, Brigadier General R. Dyer and army started open fire, and army started open fire। हिंदी में लिखिए, पंजाब के उपराज्यपाल, और ब्रैकेट में लेफ्टिनेंट गवर्नर भी लिखना, पंजाब के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर द्वारा ब्रिगेडियर जनरल आर डायर को आदेश दिया गया और सेना ने अंधाधुंध फायरिंग या अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, एज पर गवर्नमेंट रिपोर्ट 379 people
वर किल्ड and 1200 were wounded. हिंदी में लिखिए। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग मारे गए तथा 1200 लोग घायल हुए। अब देखिए, एक व्यक्ति है दीनबंधु, CF एंड्रयूज, कई जगह जेड वर्ड भी आता है। तो देखिए, दो लोगों के सरनेम हैं, वो कंफ्यूज करेंगे आपको। एक है देशबंधु, एक दीनबंधु। तो देशबंधु तो बोला जाता है चित्तरंजन दास को, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे। और दूसरे व्यक्ति हैं दीनबंधु, जिनको बोला, जो CF एंड्रयूज को बोला जाता है, CF एंड्रयूज। उन्होंने इसे डेलिब्रेटेड मर्डर यानी जानबूझकर की गई हत्या कहा। जानबूझकर की गई हत्या। अच्छा, इससे पहले इसका लिख लें यहां एक पॉइंट। इन 1940 ऊधम सिंह किल्ड ओडायर इन लंदन। 1940 में ऊधम सिंह ने ओडायर को लंदन में मार गिराया या मार दिया। अब ये इसके रिएक्शंस थे। एक रिएक्शन तो ये था, लेट बाद में हुआ ऊधम सिंह का। जो रिएक्शन था वो दीनबंधु CF एंड्रयूज ने दिया था। तो लिखें, इट वॉज कॉल्ड डेलिब्रेटेड मर्डर। अब ये इट का मतलब है जलियांवाला कांड, है ना, ऊधम सिंह का मर्डर नहीं है। लिख लीजिए, जलियांवाला कांड या जलियांवाला मैसेकर was called deliberated murder by दीनबंधु दीन मतलब गरीब, गरीबों के भाई, दीनबंधु। CF एंड्रयूज, CF एंड्रयूज, हिंदी में लिखिए, जलियांवाला हत्याकांड को दीनबंधु CF एंड्रयूज द्वारा जानबूझकर की गई हत्या कहा। अब पेज के ऊपर कहीं लिख लीजिए, दीनबंधु हम यहां लिख चुके हैं, और पेज के ऊपर लिख लीजिए देशबंधु यानी ब्रदर ऑफ द नेशन। देशबंधु वो किसको बोला जाता था? चित्तरंजन दास को। अब यहां एक चीज और इंपॉर्टेंट है, इसका विरोध करने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने अपनी नाइट की जो उपाधि थी, मतलब नाइट का जो टाइटल इनको मिला हुआ था, वो इन्होंने अंग्रेजों को वापस लौटा दिया। तो ये पूछा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कब अपनी नाइट का टाइटल वापस लौटाया था? लिखें, रविंद्रनाथ टैगोर
रिटर्न द टाइटल ऑफ नाइट। नाइट में के से स्टार्ट होगा। हिंदी में लिखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि वापस लौटा दी। यहां तक किसी का कोई डाउट? कैपेसिटी बची है? ऐसी क्या वजह है कि हिस्ट्री में आप लोगों की बैटरी जल्दी डाउन हो जाती है? एक चीज बताएं मुझे कि जो ये सीक्वेंस है, आप लोगों को चीजें क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं? ठीक है, तो यहाँ क्या है कि सीक्वेंस के साथ स्टार्ट हो गया है, एक के बाद एक इंसिडेंट होगा, एक के बाद एक इंसिडेंट होगा, तो सीक्वेंस रहेगा, इससे पहले सीक्वेंस नहीं था। चलिए क्लास फिनिश करते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी।